आज का टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन इन जावा। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और बात करते हैं। चलो ठीक है, पक्की बात। हाँ, तो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पढ़ना था। व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, काम क्या होता है इसका? देखो, मान लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन का बेसिकली यूज मतलब मल्टी थ्रेडिंग के फॉर्म में होता है कि मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। बट सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई एक यूज़र है, एग्जाम्पल के लिए उसके अकाउंट में अभी 12,000 रुपया है। एक अकाउंट में 12,000 रुपया है, और ये जो अकाउंट है ये मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब कि इसको हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इसको एक्सेस कर रहा है। कि हस्बैंड भी चाहे तो इससे पैसा निकाल सकता है, मतलब इस अकाउंट से, और वाइफ भी चाहे तो वो निकाल सकती है। एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड जो है इसको कुछ खरीदना था। हस्बैंड क्या किया कि मतलब अकाउंट में 12,000 रुपया है, हस्बैंड क्या किया 8,000 रुपया का ट्रांजेक्शन करने गया। ठीक है, उसी टाइम पे वाइफ जो है वो क्या की कि उसको भी कुछ सामान खरीदना था, और वो 7,000 रुपया का ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट की। दोनों सेम टाइम पे हो रहा है, हस्बैंड भी कर रहा है 8,000 का और वाइफ भी कर रही है 7,000 का। टोटल कितना हुआ? हस्बैंड और वाइफ का मिला दिया जाएगा तो हो जाता है 15,000। 15,000, बट अकाउंट में कितना है? 12,000। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि थ्रेड जब भी एग्जीक्यूट होता है तो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले एक्सटेंड्स थ्रेड, THREAD, एक्सटेंड थ्रेड, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम रन मेथड लिखते हैं, पब्लिक वाइड रन। ठीक है, इसके अंदर में मान लेते हैं एग्जांपल के लिए है सिस आउट कुछ भी सूरज, एग्जांपल के लिए सूरज झा से करके हम कुछ मैसेज प्रिंट करवाए। ठीक है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका बनाते हैं? हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिंक्रोनाइज्ड का। दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंक्रोनाइज्ड S1 इज इक्वल टू न्यू सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज्ड S2 इज इक्वल टू न्यू सिंक्रोनाइज्ड। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करते हैं, हमको थोड़ा फोर लूप ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस। ठीक है, सिस आउट थ्रेड कॉलन, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, प्लस I। ये हम कर रहे हैं, मतलब कि हम लोगों को फोर लूप यूज करके थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 ऐसे कर करके प्रिंट करके हमको देगा। हम दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, पक्की बात। अब ये क्लास एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, इसका मतलब है कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड, सिंक्रोनाइज्ड क्लास के पास ये हम क्लास बनाए हुए हैं मेरा। ये कोई मतलब में कोई भी क्लास सिंक्रोनाइज नाम से नहीं होता है। सिंक्रोनाइज नाम से सिर्फ ब्लॉक हो सकता है या मेथड हो सकता है, सिंक्रोनाइज्ड क्लास नहीं होता है जावा में। इसीलिए हम अपने मन से बनाए हैं। ठीक है, तो ये मतलब हम यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है ये थ्रेड को, इसका मतलब कि थ्रेड क्लास का सारा प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज मेथड के पास है। तो क्यों? इनहेरिटेंस के मदद से। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेथड परफॉर्म करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, वैसे ही S2 डॉट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग करेंगे देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली आउटपुट देता है। देखो, मिक्स्ड आउटपुट देगा, मिक्स्ड आउटपुट दे रहा है 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 4 ऐसे मिक्स करके आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ऐसा केस होता है। अगर यदि हस्बैंड वाइफ, जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि हस्बैंड 8,000 का ट्रांजेक्शन करना चाहता है और वाइफ 7,000 का, टोटल 15,000 हुआ और अकाउंट में है 12,000। अगर यदि हम लोग थ्रेड को ऐसे एग्जीक्यूट होने के लिए दे दे तो पता चलेगा कि हस्बैंड भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर लिया और वाइफ का भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो भाई 3,000 रुपया कहाँ से गया? ये थोड़ा बैंक वाला को लॉस हो जाएगा यहाँ पे 3,000 रुपया का।
तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पे मतलब कुछ ऐसा केसेस होता है जहाँ पे तुमको थ्रेड को 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन करने देना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा हस्बैंड ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे तो वाइफ को ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए मत दो, और जब वाइफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए जाए तो हस्बैंड को ट्रांजेक्शन करने से रोकना होगा। मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहे हैं और दूसरे थ्रेड को हम लोग रोक रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है 1 बाय 1 सिंक्रोनाइजेशन means only one thread can execute at a time ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का मोस्टली काम होता है कि हम लोग 1 बाय 1 थ्रेड मेरा काम करे, इसके वजह से हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड है? पब्लिक वॉइड विश नाम से। ठीक है, एक मेरा मेथड है विश नाम से। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट छूट गया है। ठीक है, हम यहाँ पे सिस आउट में प्रिंट नॉर्मल प्रिंट करवा रहे हैं गुड मॉर्निंग एग्जाम्पल के लिए, गुड मॉर्निंग ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, इसको हटाओ अभी। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये मतलब इसको स्टैटिक बना देते हैं। नहीं तो रहने दो, स्टैटिक बनाने का काम ही क्या है। स्टैटिक अगर नहीं बनाएंगे तो हमको इस विश मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का काम पड़ेगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे s1 डॉट विश WISH हम विश मेथड को कॉल कर लिए रन में। अगर यदि हम इसको नहीं करते हैं तो क्या होगा? कंपाइलेशन एरर। इसको भी हटा अगर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेमी क्लास में है। अभी हमको इसका ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाएंगे फिर भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो हम फालतू का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ऑब्जेक्ट बनाने का कोई यूज़ नहीं था इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। क्यों फालतू का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी मेरा इंस्टेंस है और ये भी मेरा एक टाइप से इंस्टेंस है, स्टैटिक नहीं है। तो इंस्टेंस का काम तो मतलब एक टाइप से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी ना सारा इंस्टेंस कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इसको मिल चुका होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम विश मेथड को कॉल किए हुए हैं और जब हम दो ऑब्जेक्ट बनाए और स्टार्ट किए तो पता चला कि दोनों मेरा रन करके दे देगा 2 बार गुड मॉर्निंग ऐसे करके 2 बार हमको दे दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही फिर से बात है कि मान लो कि इस मेथड, ये जो मेरा विश मेथड है, इसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने का। ठीक है, और अगर यदि हम सारे मतलब दोनों थ्रेड को, मेरा 2 थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है s1 डॉट स्टार्ट s2 डॉट स्टार्ट, अगर हम दोनों थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देंगे तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। जैसा कि अभी हम यहाँ पे बताए हैं, हस्बैंड 8,000 का पेमेंट कर दिया और वाइफ 7,000 का। अकाउंट में 15,000 था ही नहीं, था 12,000, तो 3,000 रुपये का लॉस लग जाएगा बैंक वाले को। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पे तुमको 1 बाय 1 थ्रेड एग्जीक्यूशन चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि 1 बाय 1 थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। अगर तुमको ऐसा चाहिए तो तुम इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दो। सिंक्रोनाइज्ड NIZED हम सिंक्रोनाइज्ड बना दिए। जैसे ही सिंक्रोनाइज्ड बनाएंगे तो जब तक मेरा पहला थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मेरा दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको फॉर लूप के अंदर लेंगे। रुक जाओ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अगर अभी हम प्रिंट करवा देंगे नॉर्मल तो पता चलेगा कि गुड मॉर्निंग फिर से 2 बार आ गया है, कुछ असर हुआ नहीं। वही अगर 10 बार प्रिंट करवाएंगे तो इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ भाई ये बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेट मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सराउंड विथ ट्राई कैच। हाँ, ट्राई कैच के अंदर में इसको लिखना होगा क्योंकि ये मेरा सिंक्रोनाइज्ड है। यहाँ पे जब भी सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करते हैं हो सकता है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है,
क्योंकि एक थ्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा थ्रेड मेरा वेट कर रहा है। यहाँ पे दो थ्रेड है मेरा, S1 और S2 मेरा दो थ्रेड है, ठीक है, दो थ्रेड इसमें एग्जीक्यूट होने के लिए आया हुआ है। और एक तो मेरा मेन थ्रेड है ये जो मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये भी मेरा एक थ्रेड होता है। अगर तुमको पता करना है कि ये मेरा एक थ्रेड है कि नहीं है, तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली सिस आउट में प्रिंट करवा लो, सिस आउट 10 डिवाइडेड बाय 0। ये तो तुमको पता है अर्थमेटिकल एक्सेप्शन देगा, पढ़ के देखना क्या देगा। एक मिनट, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, देख रहे हो डबल कोटेशन के अंदर में मेन को लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे मेन थ्रेड के अंदर में एक्सेप्शन अकर हुआ है। इसका मतलब कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है मेरा, वो भी एक टाइप से थ्रेड है, और उस थ्रेड को मेन थ्रेड कहा जाता है। तो जब हम वेट मेथड को कॉल करेंगे, और वो भी फोर लूप के अंदर में, तो ऑटोमेटिकली ये 10 बार कॉल होगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। चलो कर्ली ब्रेसेस दे दिए। जैसे ही हम फोर लूप को यूज़ करेंगे, दो ऑब्जेक्ट हम बनाए हुए हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं तो मतलब 2 बार कॉल होगा, मतलब कि 2 बार ये रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब तक, अगर यदि मान यहाँ पे मेरा चांसेस, मतलब देखो यहाँ दो थ्रेड है, S1 और S2 दो थ्रेड है मेरा, ठीक है। अब S1 एग्जीक्यूट पहले होगा कि S2 एग्जीक्यूट पहले होगा, ये डिपेंड करता है मेरे थ्रेड शेड्यूलर पे। थ्रेड शेड्यूलर मतलब होता है बेसिकली कि तुम्हारा सीपीयू का शेड्यूलिंग, कि सीपीयू सबसे पहले किसको मतलब चांसेस दे रहा है। क्योंकि जावा में तुम कोई भी थ्रेड बनाओ, चाहे वो मेन थ्रेड हो चाहे कोई भी थ्रेड हो, सबका प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 5 होता है, सबका। ये जो हम थ्रेड बनाया है इसका भी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 5 है, और ये जो S2 बना है इसका भी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 5 है, सबका 5 होता है बाय डिफॉल्ट। हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं बाद में, सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड आता है, उससे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 5 है। अब जब दोनों बराबर है भाई, तो दोनों एक ही, मतलब इसीलिए साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा था, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा था, S1 भी हो रहा था, S2 भी हो रहा था एक ही टाइम पे, जैसा कि अभी फोर लूप लेके बताए हुए थे। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जब तक मतलब दोनों का मतलब सेम प्रायोरिटी है, मतलब कि दोनों एक ही, मतलब एक साथ एग्जीक्यूट होगा, मिक्स्ड आउटपुट आना चाहिए। लेकिन हम इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बनाए हुए हैं। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ही होता है कि हम वन थ्रेड को एग्जीक्यूट करने देंगे एट अ टाइम। समझ में आया? इसका मतलब कि जब मान लेते हैं मान लेते हैं कि S1 मेरा सबसे पहले आया, हो सकता है S2 भी आ जाए, पॉसिबल है, चांसेस है, कोई भी आया, मान लेते हैं कि मेरा S1 ही पहले आया, ठीक है। S1 आया और ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक को यूज करना स्टार्ट करेगा। जब तक S1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, S2 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। S2 को एग्जीक्यूट होने देगा ही नहीं, S1 को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही S2 एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हमको सबसे पहले होगा तो 10 बार 1 to 10 नॉर्मल आएगा, उसके बाद फिर 1 to 10 ऐसे करके आएगा आउटपुट। एक्सेप्शन इन थ्रेड में इलीगल मॉडिफायर, मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन कहाँ आया है? जावा 21 लाइन नंबर 21। एक मिनट, ये वेट मेथड को क्या है, थ्रोन विथ ट्राई एंड कैच कर तो दिए, प्रोसीड, करेंट थ्रेड इज नॉट द ऑनर, सिंक्रोनाइज्ड का यूज किए। अरे यार वेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, हमको विश मेथड को कॉल करना था ना, सॉरी, मेरा गलती है। हम विश मेथड को हमको कॉल करना था, और हम कॉल कर रहे थे वेट मेथड को, इसलिए कंपाइलेशन एरर था। गलती से हमको कॉल करना था, हम विश मेथड बनाए हुए हैं, हमको विश को कॉल करना था, गलती से हम वेट मेथड को कॉल कर रहे थे, इसलिए कंपाइलेशन एरर था, ठीक है। जैसे ही हम विश को कॉल करेंगे 10 बार मेरा गुड मॉर्निंग, मतलब गुड, रुक जाओ, हम गुड मॉर्निंग तुमको यहाँ पे हम आई भी प्रिंट करवा देते हैं, रुक जाओ। उसके बाद सिस आउट आई,
ठीक है, ये भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि तुमको समझ में आ सके, नहीं तो 10 बार गुड मॉर्निंग देगा समझ में नहीं आएगा। देखो गुड मॉर्निंग 0, गुड मॉर्निंग 1, गुड मॉर्निंग 2, ऐसे कर करके सारा का सारा गुड मॉर्निंग मैसेज पहले आएगा। देखो गुड मॉर्निंग 5, 6, ऐसे कर करके सारा का सारा आउटपुट आ रहा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब तक मेरा पहला थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मेरा दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ये मेरे कहने का मतलब है, समझ में आया? कि जब तक पहला थ्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक मेरा दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ये होता है सिंक्रोनाइज्ड का काम। चलो सिंक्रोनाइजेशन समझ में आ गया, सिंक्रोनाइज मेथड समझ में आ गया कि हम लोग मेथड को कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, और ये सिंक्रोनाइजेशन हो कैसे रहा ये बताते हैं। देखो सिंक्रोनाइजेशन मतलब जावा में हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होता है, सबका एक लॉक होता है हर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जब यहाँ पे मान लेते एग्जांपल के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे पास दो थ्रेड था S1 और S2, मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले S1 आया, S1 जैसे ही आया वो विश मेथड को यूज करना चाहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो वॉइड रन में हम विश मेथड को कॉल किए हैं तो यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, इस विश मेथड के पास आएगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले S1 पहुंचा, ठीक है। S1 डिमांड करेगा कि हमको विश मेथड को एक्सेस करना है, लेकिन मेथड सिंक्रोनाइज्ड है तो ये मेथड बोलेगा कितने जा रही है, अभी रुक, पहले हमको वही ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट का लॉक है क्या? अगर ऑब्जेक्ट का लॉक है तभी हम तुमको अंदर जाने के लिए देंगे और उसको विश मेथड को एक्सेस करने देंगे, वरना नहीं देंगे। तो अभी बेचारा ये जो मेरा S1 है मेरा थ्रेड वो रोना स्टार्ट कर देगा। अब हम क्या करेंगे भाई, हमको तो कैसे भी करके ये मेथड को यूज करना था, तो ये बेचारा जाएगा अपने ऑब्जेक्ट के पास। कहाँ है S1 यहाँ है। ये अपने ऑब्जेक्ट को बोलेगा कि भाई हम सिंक्रोनाइज ये विश मेथड को यूज करना चाह रहे हैं और ये विश मेथड हमको बोल रहा है कि जाओ तुम ऑब्जेक्ट का लॉक लेके आओ, तुम्हारे पास लॉक है क्या? तो हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होता है, तो ऑब्जेक्ट बोलेगा हाँ मेरे पास है। ऑब्जेक्ट अपना लॉक दे देगा S1 को और S1 अपना लॉक लेके मतलब ऑब्जेक्ट का लॉक लेके पहुंचेगा यहाँ। अब उसके पास चूंकि उसके पास लॉक है तो उसको परमिशन मिल जाएगा इसको एक्सेस करने का और ये एक्सेस कर लेगा, ठीक है। अब उसी टाइम पे एक्सेस करने का परमिशन इसको मिल चुका है, मान लेते हैं उसी टाइम पे मेरा S2 भी आ गया, S2 भी पहुंचा यहाँ पे। यहाँ पहुँचने के बाद बोला कि भाई हमको भी इस मेथड को यूज़ करना था, लेकिन सिंक्रोनाइज मेथड बोलेगा कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट का लॉक है क्या? अगर ऑब्जेक्ट का लॉक है तो जाओ लेके आओ, तब हम तुमको एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे, ठीक है। ये जाएगा S2 के पास, S2 से पूछेगा भाई हमको तुम्हारा लॉक चाहिए, S2 इसको लॉक दे देगा। लेकिन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मेरा S1 एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसीलिए S2 को अभी एंटर होने नहीं देगा। अभी बोलेगा कि अभी रुक जाओ, पहले एक को एग्जीक्यूट करने दो, जब उसका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तुमको एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे। समझ में आया? ऐसे करके एक एक कर करके एग्जीक्यूशन होता है। तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक स्पेसिफिक लॉक होता है, इसके वजह से एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है? चलो अब सिंक्रोनाइज मेथड समझ में आ गया कि सिंक्रोनाइज मेथड कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट लॉक कैसे किया जाता है, ये सब पता चल गया। अब सिंक्रोनाइज नाम का एक ब्लॉक भी होता है। व्हाट इज सिंक्रोनाइज ब्लॉक? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये मेरा सिंक्रोनाइज एक मेथड है, मेरा सिंक्रोनाइज मेथड है, ठीक है। ये मेरा मेथड बेसिकली 4 लाइन का है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इसी में अगर 10,000 लाइन का कोड हो, तो अगर 10,000 लाइन का कोड हो एग्जाम्पल के लिए, तो क्या तुम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बना दोगे? गड़बड़ वाली बात है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मान लो हैदराबाद में बम फटा, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद बम ब्लास्ट, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है तो लंदन का फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गया, फ्रांस में जो ट्रेन चलता था वो बंद हो गया, रसिया में गाड़ी वाड़ी का चलना बंद हो गया, चक्का जाम हो गया। इसका कोई मतलब है? अरे भाई बम फटा है हैदराबाद में,
तो लंदन में एरोप्लेन बंद होने से और फ्रांस में ट्रेन बंद होने से का क्या लेना देना है? उन लोगों को क्या लेना देना है बम फटने से? बात तो लॉजिक वाली है कि अगर जहां हमको प्रॉब्लम है भाई, तुम वहां का तुम ट्रैफिक सबको बंद करो तो कोई बात होगा। हैदराबाद का ट्रैफिक को बंद करो, हैदराबाद का प्लेन सबको बंद कर दो चलना। अब ये क्या बात हुआ कि तुम लंदन का प्लेन सबको बंद कर रहे हो? लॉजिक वाली बात है। वैसा ही इसमें भी है। अगर 10,000 लाइन का कोड है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, इसमें एक मेथड है, इस मेथड के अंदर में 10,000 लाइन का कोड है। अगर यदि हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बना देंगे, प्रॉब्लम वाली बात है। क्या प्रॉब्लम वाली बात है भाई? कि मतलब देखो 10,000 लाइन का कोड है, मान लेते हैं इसको 10,000 लाइन को कंपाइल होने में लग गया 10 घंटा, एग्जाम्पल के लिए मान लो 10,000 लाइन को कंपाइल होने में 10 घंटा लग गया। देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास 3-4 थ्रेड है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास 4 थ्रेड है, T1, T2, T3, T4। और तुमको पता होगा कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट। इसका मतलब मान लेते हैं कि सबसे पहले थ्रेड शेड्यूलर T2 को चांस दिया, T2 आया, सिंक्रोनाइज था, बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसको कोई इंटरप्शन जनरेट करने वाला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो अपना मस्ती में एग्जीक्यूट हो रहा है और एक थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में 10 घंटा लग रहा है। 10 घंटा लग रहा है एक थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में। तो बताओ T1 को 10 घंटा वेट करना पड़ा, T3 को 10 घंटा वेट करना पड़ा और T4 को 10 घंटा वेट करना पड़ा। जैसे ही T2 का काम खत्म हुआ, T2 डेथ स्टेट में पहुंचा, T2 को हटा दो। अब मान लेते हैं कि मान लो कि T1 को चांस दिया मेरा थ्रेड शेड्यूलर। अब T1 क्या करेगा? ये भी 10 घंटा लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो फिर से इसको 10 घंटा लगेगा, टोटल इसको 20 घंटा लग गया। 10 घंटा वेट किया था T2 के वजह से, 10 घंटा अपने एग्जीक्यूशन में लगा, 10 घंटा फिर ये वेट करेगा, 10 घंटा फिर ये वेट करेगा। तुम ही बताओ, इतना अगर तुम किसी को वेट करवाओगे, कोई कस्टमर है तुम्हारा, उसको अगर तुम इतना देर तक वेट करवाओगे, पॉसिबल है? छोड़ के भाग जाएगा भाई, कहेगा हमको नहीं काम करवाना है। साला 10 घंटा, कोई आजकल लाइन में 5 मिनट खड़ा ना रहना चाहता है, तुम उसको 10 घंटा तक वेट करवाओगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में सिंक्रोनाइज ब्लॉक मेरा बहुत हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कि भाई मतलब तुम्हारा कुछ लाइन का कोड है, मान लेते हैं 4-5 लाइन का एक स्पेसिफिक कोड है, मतलब कि इसमें 10,000 लाइन का ही कोड है। ये जो सिंक्रोनाइज मेथड है मेरा, इसमें 10,000 लाइन का कोड है, लेकिन इस 10,000 लाइन में से सिर्फ मेरे पास ऐसा मान लेते हैं कि 20 लाइन ऐसा है जिसमें हमको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। सिर्फ 20 लाइन में हमको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए 10,000 लाइन में। तो अगर यदि हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बनाए तो पूरा 10,000 लाइन का कोड सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी का वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। T2, T3, T4 सबको बहुत वेट करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि जहां तुमको तकलीफ लगे तुम वहां पे इसको यूज करो। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको यहां डालो और ऐसे करके लिख दो। ये मेरा एक टाइप से सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का काम करता है। ठीक है, हम एक मेथड के अंदर में सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना सकते हैं। समझ में आया सिंक्रोनाइज ब्लॉक का कैसे काम होता है, कैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखते हैं? सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऐसे इस तरह से लिखते हैं। ये दिस मतलब होता है करेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि मतलब ये जो मेरा मतलब ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, तुमको पता होगा कि सिंक्रोनाइजेशन को हमेशा ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का लॉक मतलब करेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए दिस को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा है, एक मिनट, यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास है 4 int I is equal to 0, I less than 10, I प्लस प्लस। ठीक है, और sys out में मान लेते हैं हम A कॉलन, यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे करते हैं कि थोड़ा समझ में भी आ सके, क्लियरिटी भी मिले कि हाँ भाई यही एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या कि 2-3 मेरा फोर लूप है, तो तुमको क्लियरिटी भी होना चाहिए हाँ भाई कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी कॉलन नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। 1 मिनट, तो ऐसे करके हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो ये सिंक्रोनाइज का काम हो गया।
हम अगर यदि इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये मेरा मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। इसका मतलब कि गुड मॉर्निंग जो है वो दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये गुड मॉर्निंग तक। यहाँ पे मेरा 2 थ्रेड है, देख लो S1 और S2 मेरा 2 थ्रेड है यहाँ पे। तो S1 और S2 चूंकि ये मेथड मेरा सिंक्रोनाइज नहीं है तो S1 और S2 दोनों इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पहुंचेगा तो इसको देखेगा कि यहाँ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है, तो यहाँ पे एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट। इसका मतलब कि सिर्फ एक ही थ्रेड को परमिशन मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करने का। समझ में आया? इस फोर लूप को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बस नॉर्मली विश मेथड को कॉल कर लेते हैं। वहां पे ऊपर में हम यूज किए हुए ही थे। आउटपुट देखो, प्रोसीड, चेक द आउटपुट। देखो 1 2 3 बीच में दूसरा थ्रेड एक आ गया घुस के वो करने के लिए, वो तो तुमको बताए हुए थे कि ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो हम मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं बनाए थे, इसके वजह से ये हो रहा है। लेकिन इसका सीक्वेंस चेक करो, एक का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गया है पहले। इसके बीच में कहीं भी 0 मतलब 1 2 3 4 करके आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। यही कहना चाहते थे तुमको। चलो इसको भी हम हटा देते हैं, कहा कि दोनों इसको मेथड मेरा सिंक्रोनाइज नहीं है। ये मेथड सिंक्रोनाइज नहीं, तो यहां तक मेरा S1 S2 दोनों पहुंचेगा। सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर में मेरा एक ही थ्रेड पहुंच सकता है। इसको हटा देते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। अब रन करो, देखो सीक्वेंस के साथ में तुमको मिलेगा पूरा डेटा। चेक करो 0 1 2 0 3 4 5 6 7 8। ये क्यों हो रहा है? ए ऑफ आई 2 ऑब्जेक्ट बनाए, लेस देन 0 i प्लस प्लस सिंक्रोनाइज्ड को यूज कर रहा है। मेरा ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, मेरा रन मेथड कॉल हुआ तो ये विश के पास गया, विश के अंदर में सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है तो 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट करके देगा। कभी कभी आंसर मिसमैच हो जाता है। देखो यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम आ रहा है ना। कभी कभी आंसर इधर उधर मिसमैच हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो आंसर कभी कभी मिसमैच हो जाता है, क्या है कि ये मल्टी थ्रेडिंग है। यहाँ पे तुमको आउटपुट जो है वो जरूरी नहीं है कि तुमको हमेशा फिक्स ही करके आए। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का काम वहाँ, जैसा कि हम तुमको बताए थे कि मेरे पास इस प्रोग्राम में 10,000 लाइन का कोड है, ठीक है, 10 के लाइन ऑफ कोड है, 10,000 लाइन का कोड है। लेकिन हमको सिर्फ 20 लाइन के कोड को सिंक्रोनाइज्ड बनाना है, तो हम उसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक में लिखेंगे। समझ में आया? ये तो उसके लिए है, मतलब सिंक्रोनाइज ब्लॉक समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरा जो मेथड है वो मेरा, ये तो उस टाइम में काम करेगा जब मेरा मेथड इंस्टेंस हो। इंस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का काम पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का लॉक लेके आओ, कर लो अपना एग्जीक्यूट। लेकिन मान लेते हैं ये मेरा स्टैटिक मेथड है, तो यहाँ पे मेरा दिस काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट भी अगर तुम डालोगे यहाँ पे या तो दिस डाल सकते हो या ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? S1। कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये मेथड मेरा स्टैटिक है। अगर स्टैटिक रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो क्या चांसेस है मेरे पास? कंपाइलेशन एरर दे रहा है। वहां पे देखो जैसे ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होता है वैसे ही हर क्लास का एक यूनिक लॉक होता है। एवरी क्लास एंड ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक लॉक, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक लॉक होता है और हर क्लास का एक यूनिक लॉक होता है। अगर तुमको क्लास का लॉक चाहिए तो क्या करना होगा कि क्लास का नेम .CLASS हो गया तुम्हारा। ये होता है मेरा क्लास के लॉक के लिए कि अगर हमको क्लास लॉक चाहिए वहां पे हम लोग क्लास का नेम .क्लास लिखते हैं। समझ में आया? इससे हमको क्लास का लॉक मिल जाएगा। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे हैप्पीली एग्जीक्यूट होगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आया है। 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा इस बार सीक्वेंस ऑर्डर में आया है। देखो 7 8 9 10। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 0 से लेकर 9 तक फिर स्टार्ट हुआ। ऐसे करके हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पर भी हम एक फोर लूप लेते हैं, तुमको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। देखो
यहाँ पे हम ए के जगह बी कर रहे हैं। ध्यान रखना कि हम ए वाले को सिंक्रोनाइज बनाए हैं, बी को सिंक्रोनाइज नहीं बनाए। ये जो मेरा मेथड है ये सिंक्रोनाइज मेथड नहीं है, ये मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। इसके अंदर में जो एक ब्लॉक है मेरा वो सिंक्रोनाइज्ड है, बस मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं बनाया है। इसका मतलब कि इस फोर लूप को मेरा S1 भी एग्जीक्यूट करेगा और S2 भी एग्जीक्यूट करेगा, दोनों एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता है साइमल्टेनियसली। इसीलिए मिक्स करके आउटपुट आएगा बी के टर्म में। ये जो हम बी लिखे हैं ना, इस टर्म में मेरा मिक्स करके आउटपुट आएगा। लेकिन जब ए का बारी आएगा तब मतलब मिक्स आउटपुट नहीं आएगा, क्या कि वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर है। प्रोसीड। देखो बी के अंदर में मिक्स्ड आया 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 ऐसे करके। अब क्योंकि मेरा बी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ए भी हो रहा है, सिर्फ तुम ए को देखो, 0 ए का, फिर 1, फिर ए का 2, ए का 3 4 5 6 7। बी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि बी के पास सिंक्रोनाइजेशन का कोई वजूद नहीं है अभी तक, ठीक है। यहाँ तक सिंक्रोनाइजेशन का कोई वजूद नहीं है, इसीलिए ये मेरा S1 भी एग्जीक्यूट कर सकता है और S2 भी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन ये जो मेरा A वाला है यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है, इसके वजह से एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट कर सकता है। यही बेसिकली यूज होता है सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक का।